दोस्तों, बात है 1922 की, जब जापान के टोक्यो शहर में 15 साल का एक लड़का एक छोटी सी ऑटो रिपेयर शॉप में साफ सफाई का काम करता था। उस वक्त किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही लड़का दुनिया की सबसे बड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक होगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं जापान के बेहद गरीब परिवार में जन्मे सोइचिरो होंडा की, जिन्होंने होंडा कंपनी की शुरुआत की थी। तो आइए जानते हैं एक शॉप की साफ सफाई से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सोइचिरो इतने बड़े एम्पायर के मालिक कैसे बने और किस तरह उन्होंने हर उस परेशानी को पार किया जिसके सामने ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इंस्पिरेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव कोमियो में हुआ था। उनके पिता का नाम गिही होंडा था, जो पेशे से एक लोहार थे और पुरानी टूटी हुई साइकिलों की मरम्मत किया करते थे। सोइचिरो का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा और इसी गरीबी ने उनके 5 भाई बहनों की जान भी ले ली। जब सोइचिरो 8 साल के थे तो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक गाड़ी देखी थी, जो थी फोर्ड मॉडल टी, और इस गाड़ी से वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उसके पीछे अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। और यही वो वक्त था जब वो गाड़ियों की तरफ आकर्षित हो गए। सोइचिरो होंडा को पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपने पिता के साथ साइकिलों की मरम्मत किया करते थे। 1922 के दौरान उन्होंने एक अखबार में 800 कोई कार कंपनी में मैकेनिक की नौकरी का ऐड देखा और टोक्यो चले गए। उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए केवल साफ सफाई का काम ही सौंपा गया। साथ ही उन्हें वर्कशॉप ओनर के बच्चे को भी संभालना था, जिससे सोइचिरो काफी निराश हुए। लेकिन फिर भी गांव लौटने के बजाय उन्होंने वहीं रहकर काम करना सही समझा। कुछ समय बाद वर्कशॉप में काफी काम बढ़ गया और वहां ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने लगी, जिसके बाद वर्कशॉप के मालिक यूजो सकाकिबारा ने सोइचिरो को मैकेनिक के काम में लगा दिया। अपनी लगन से सोइचिरो ने बहुत ही कम समय में वर्कशॉप के सबसे बेहतरीन मैकेनिक के रूप में अपनी पहचान बना ली। अब ये देख यूजो ने उन्हें और भी गहराई से कार की रिपेयरिंग सिखाना शुरू कर दिया और साथ ही बिजनेस के भी कई फॉर्मूले सिखाए। उस समय मोटर स्पोर्ट्स का काफी ट्रेंड चल रहा था, जिस वजह से इस वर्कशॉप ने अपनी पहली स्पोर्ट कार बनाना शुरू कर दिया। इस स्पोर्ट कार का नाम था द कर्टिस, जिसे सोइचिरो और बाकी मैकेनिक्स ने मिलकर बनाया था। इस कार ने 1924 के जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और जीत भी हासिल की। इसके बाद 1928 में 800 कोई की हमामात्सु में एक नई ब्रांच खोली गई, जिसका इंचार्ज सोइचिरो होंडा को बनाया गया। ये नई शुरुआत भले ही काफी मुश्किल भरी रही, लेकिन अगले 2 सालों में ये वर्कशॉप इतनी फेमस हो गई कि सिर्फ सोइचिरो से शुरू हुई इस वर्कशॉप में 30 एम्प्लॉय काम करने लगे और काम इतना बढ़ गया कि सोइचिरो अपनी बीवी से भी कारोबार संभालने में मदद लेने लगे। अपनी इसी वर्कशॉप में सोइचिरो ने एक ऐसी रेसिंग कार बनाई जिसने उस वक्त 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का रिकॉर्ड अपने नाम किया और ये रिकॉर्ड 20 साल तक कायम रहा। इस स्पोर्ट्स कार को खुद सोइचिरो ने ड्राइव किया था, जिसके बाद वो एक बेहतरीन रेसर के रूप में भी मशहूर हो गए। साल 1936 में इसी कार को चलाते समय सोइचिरो एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना के शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें 2 से 3 महीने तक हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। फिर ठीक होने के बाद जब वो रेसिंग ट्रैक पर वापस लौटे तो इससे उनकी फैमिली काफी नाराज हुई। यहीं से उन्होंने हमेशा के लिए रेसिंग छोड़ दी और सिर्फ वर्कशॉप के काम में ध्यान देने लगे। लेकिन इतने वक्त तक सोइचिरो कार की रिपेयरिंग कर करके अब थक चुके थे और कुछ बड़ा करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 800 कोई के शेयर होल्डर्स को एक प्रपोजल भेजा कि इस कंपनी को एक नए नाम से रजिस्टर करके यहाँ ऑटो स्पेयर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाए। इस प्रपोजल को शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद सोइचिरो ने टोकोई सीकी हैवी इंडस्ट्री नाम से खुद की एक नई कंपनी बना डाली और यहाँ पिस्टन रिंग बनाने का काम करने लगे। सोइचिरो होंडा ने अपने एक दोस्त शिचिरो काटो को कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया और दोनों मिलकर इसे सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। वो दिन भर 800 कोई में काम करते और रात में अपनी कंपनी में पिस्टन रिंग्स को बनाते थे। शुरुआत में उन्हें कुछ खास कामयाबी हाथ नहीं लगी, लेकिन 1939 में एक बेहतरीन पिस्टन रिंग्स बनाने में वो सफल हो गए। इसके बाद सोइचिरो होंडा ने 800 कोई को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और फुल टाइम अपनी कंपनी में काम करने लगे। सब कुछ काफी बेहतर चल रहा था, तभी जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ा, जिसके बाद वॉर में हिस्सा लेने के लिए काफी एम्प्लॉय काम छोड़कर सेना में भर्ती हो गए और कंपनी को काफी लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन इससे भी ज्यादा लॉस तब हुआ जब 1944 के दौरान हमामात्सु में दुश्मनों ने
ताबड़तोड़ बमबारी की और होंडा की कंपनी राख के ढेर में बदल गई। इधर 1945 में जापान वॉर भी हार चुका था और देश की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अभी सोइचिरो की कंपनी इस सब से पूरी तरह संभली भी नहीं थी कि 1946 में नानकाई अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी, जिसमें कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और सोइचिरो ने कंपनी के बचे कुछ एसेट्स टोयोटा कंपनी को 4,50,000 येन में बेच दिए। कुछ समय बाद सोइचिरो को एक जनरेटर इंजन मिला जो लड़ाई के दौरान वायरलेस रेडियो को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये इंजन सोइचिरो को काफी इंटरेस्टिंग लगा और उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना इसे एक साइकिल के ऊपर फिट करके देखा जाए कि ये कैसे काम करता है। उस दौर में यूरोप में साइकिल पर इंजन लगाकर चलना काफी फेमस था, लेकिन जापान इससे अभी अनजान था। इस इंजन को मिलने के बाद सोइचिरो के मन में एक उम्मीद जगी और उन्होंने अपने बंद पड़े वर्कशॉप में काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वो अपने काम में कामयाब हुए और एक ऐसे इंजन वाली साइकिल बनाकर तैयार की जो काफी सस्ती थी। कुछ समय बाद इसकी डिमांड काफी बढ़ गई, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि सोइचिरो इन साइकिल्स में सेकंड हैंड इंजन का इस्तेमाल करते थे। अब बढ़ते ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उनके पास सेकंड हैंड इंजन की कमी होने लगी, जिसके बाद 1947 में उन्होंने अपना पहला टाइप ए इंजन बनाकर तैयार किया और एक साल बाद यानी 1948 में होंडा मोटर कंपनी की नींव रखी। स्टार्टिंग में होंडा कंपनी सस्ती बाइक्स बनाया करती थी ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। बाद में उन्होंने मॉडल डी नाम की एक बेहतरीन बाइक बनाकर लॉन्च की, लेकिन ये लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई और इसकी वजह थी बाइक की हैवी वेट व बड़ा साइज। इस बाइक के फेल होने के बाद सोइचिरो ने 3 साल का समय एक नई और लाइट वेट बाइक को डिजाइन करने में लगा दिया और उसके बाद लॉन्च की द सुपर कब मोटर बाइक, जो काफी पॉपुलर हुई। यहाँ तक कि अमेरिका में भी इसकी डिमांड काफी बढ़ गई और क्योंकि ये बाकी कंपनी की बाइक से काफी सस्ती थी तो ऐसे में वहां के लोगों ने इसे खूब खरीदा। इसके बाद होंडा ने कई ऐसी स्पोर्ट्स बाइक्स बनाई जिन्होंने रेसिंग ट्रैक पर खूब जीत हासिल की और देखते ही देखते 1960 तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक बनाने वाली कंपनी बन गई। इस कामयाबी के बाद सोइचिरो ने अपने बचपन का सपना पूरा करने के बारे में सोचा और एक कार बनाने के लिए काम करने लगे। हालांकि काफी लोगों ने उन्हें समझाया कि जापान में पहले से ही टोयोटा और निसान जैसी कई बेहतरीन कार कंपनीज है, इसलिए उन्हें इस सेगमेंट में नहीं उतरना चाहिए, लेकिन सोइचिरो ने किसी की भी नहीं सुनी और 1963 में T360 मिनी ट्रक नाम से अपना पहला 4 व्हीकल लॉन्च कर दिया, जो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। हालांकि बाद में फिर होंडा ने अपनी स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, लेकिन शुरुआत में वो कुछ सफल नहीं हुई। फिर कुछ समय बाद उन्होंने वापस से स्पोर्ट्स कार बनाना शुरू किया, जो इस बार काफी सफल हुई। इसके बावजूद सोइचिरो इतने सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि ये गाड़ियां रेसिंग ट्रैक पर तो कमाल करी थी, लेकिन नॉर्मल रोड पर दौड़ाने के लिए परफेक्ट नहीं थी। इस वजह से उन्होंने स्पोर्ट्स कार बनाने से ब्रेक लिया और 1972 में होंडा सिविक नाम की एक कार लॉन्च की, जो बेहद फेमस हुई। ये कार अपने CVCC मॉड्यूल की वजह से बाकी कार्स के मुकाबले काफी कम पेट्रोल की खपत करती थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ने लगी और इस तरह होंडा पैसेंजर कार सेगमेंट में भी एक बहुत बड़ा नाम बनकर उभरा। इसके बाद फिर कंपनी ने कई अलग अलग और एक से बढ़कर एक डिजाइन व क्वालिटी की गाड़ियां मार्केट में उतारी, जिसकी मदद से होंडा 1980 में जापान की तीसरी सबसे बड़ी और अगले 10 साल में पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। वैसे साल 1973 में सोइचिरो होंडा ने अपनी कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया था और 5 अगस्त 1951 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। अपने जीवन में उन्होंने होंडा कंपनी को इतना कामयाब बनाया कि आज ये कंपनी एरोप्लेन व मोटरबोट के इंजन के साथ साथ रोबोट्स भी बना रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।